हेलो स्टूडेंट्स, मानव तंत्रों को अपन डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी में, और उसमें अपन ने पाचन और परिसंचरण तंत्र दो अपन ने चैप्टर कंप्लीट किए। अब जो अगला जो चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। और श्वसन, जैसा मैं कल बोल भी रहा था, श्वसन का शाब्दिक अर्थ, इस श्वसन का शाब्दिक अर्थ है एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन। और ऊर्जा हमें हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो ऊर्जा बनती है ना, जो कल इसको भी मैंने बता दिया था आपको, कोशिकीय ईंधन, फ्यूल ऑफ सेल। हमारी कोशिकाओं में ईंधन जो है वो किसको बोला जाता है भी? ग्लूकोज को। तो श्वसन जो है, ऊर्जा कैसे बनेगी? ऊर्जा बनेगी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, सीधे सीधे समझे अपन। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इससे जो अंतिम उत्पाद बनते हैं CO2 और जल। ये अपने शरीर की बात कर रहे हैं अपन। श्वसन जो है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पर्याप्त मात्रा में होता है, ये बनता है, और साथ में प्रोड्यूस होती है एनर्जी। अंतिम उत्पाद क्या बने? CO2 और जल, और एनर्जी का प्रोडक्शन। जो एनर्जी यहाँ बनती है वो ATP के रूप में बनती है। वो एनर्जी किसके रूप में बनती है अभी? ATP के रूप में। अब ATP किस प्रकार से बन रहे हैं वो तो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन ने ये जो इसमें बताया अपन ने, श्वसन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ भाई? ऊर्जा का उत्पादन। कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, उससे ऊर्जा का उत्पादन, ये श्वसन क्रिया है। अब इसका मतलब कोशिकाओं में ऊर्जा बनेगी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। तो ये दोनों कच्चे पदार्थ हो गए ऊर्जा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज अपन ने लिया किसमें? पोषण में। हमारी आहार नाल में पाचन किया, पाचन के बाद में स्टार्च के सरल, उसमें उस समय मैंने डिस्कस किया था, बताया था मैंने, हमारी कोशिकाओं में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स ग्लूकोज ही है। जो पाचन होने के बाद में अवशोषण, अवशोषण से सरल पचित पदार्थ ग्लूकोज वगैरह जाते हैं रुधिर में, और फिर ग्लूकोज रुधिर के द्वारा पहुंचाया जाता है कोशिकाओं में, जो अपन ने पढ़ा परिसंचरण। इसी प्रकार से अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं श्वसन तंत्र, दूसरा पदार्थ क्या रहा? ऑक्सीजन। ये हम श्वास क्रिया जो बोलते हैं, श्वास क्रिया का मतलब है वायु का फेफड़ों में प्रवेश और निष्कासन। और इस दौरान हमारे फेफड़ों में विसरण विधि द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। रुधिर में उपस्थित गैसों का, रुधिर के वायु, जो फेफड़ों में वायु कूपिकाएं हैं उनके और रुधिर के बीच में विसरण विधि द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और ऑक्सीजन फेफड़ों से रुधिर में जाती है, जो अपन ने बताई थी पल्मोनरी शिरा, जो लेके जाती है हृदय के बाएं भाग में, वहां से महाधमनी में जाता है ऑक्सीजन को लेकर रुधिर, और फिर महाधमनी से धमनियों द्वारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों को पहुंचाने का काम है रुधिर का, जो अपन ने पढ़ा परिसंचरण। तो अब ये जो श्वसन प्रोसेस, श्वसन क्रिया, एनर्जी का प्रोडक्शन है, उसके लिए पहले दोनों पदार्थ, तो ये तो अपन पढ़ चुके पाचन। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से कैसे जाती है, तो इसमें यानी पहले जो जरूरी प्रोसेस होगा ये कि फेफड़ों की क्रिया विधि, कि फेफड़े हमारे कैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो श्वसन प्रक्रिया है ना, श्वसन प्रक्रिया, इसको दो प्रकार से अपन बताएंगे। एक तो बताया जाता है बाह्य श्वसन, ठीक है, और एक कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन तो है, सामान्य भाषा में इसको नाम देते हैं श्वास क्रिया, ब्रीथिंग, श्वास क्रिया। और श्वास क्रिया का मतलब है
हमारे लंग्स में, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, जो भी अपन पढ़ेंगे फेफड़ों की क्रियाविधि। अब यहाँ से रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जा रही है हमारे बॉडी ऑर्गेन्स में, लास्ट कोशिकाओं में। कोशिकाओं में जो श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन, इसको बोलते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन, ये होता है कोशिकाओं के अंदर, जहाँ ग्लूकोज पर ऑक्सीजन की क्रिया से एटीपी निर्माण की प्रोसेस होती है। तो पहले तो हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है, फिर यहाँ से रुधिर के द्वारा गैसों का परिवहन, चाहे वापस लाना ले जाना दोनों स्थिति, और फिर कोशिकाओं में एनर्जी का प्रोडक्शन, एटीपी का निर्माण, ये चीज़ इसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान है, श्वास क्रिया, वो पहले अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो अपन ने बताया अभी, श्वसन का शाब्दिक अर्थ है एनर्जी प्रोडक्शन, कोशिका का ईंधन है ग्लूकोज, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये चीज जिससे ऊर्जा बनती है। ये प्रक्रिया 2 स्टेप मैंने बता रहा हूँ। पहला बता रहा हूँ बाह्य श्वसन, ये है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, श्वास क्रिया। उसके बाद में कोशिकीय श्वसन, ये है हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन। तो पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो बाह्य श्वसन डिस्कस करेंगे, जिसमें अपने को फेफड़ों की क्रियाविधि पढ़नी है। मानव श्वसन, फेफड़ों की संरचना को अगर देखें, मानव श्वसन तंत्र, हमारे फेफड़ों की संरचना की संरचना को अगर अपन देखें, देखो यहाँ जो अपन ने बताया था, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है ओरल कैविटी, जिसको अपन ने बताया था मुख गुहा, बकल कैविटी भी इसको बोलते हैं अपन, ओरल कैविटी या बकल कैविटी इसको बोला जाता है, मुख गुहा। ये पढ़ा था अपन ने पाचन तंत्र में, जहाँ से अपन भोजन को लेते हैं। और इससे ऊपर ये अपने देखो यहाँ लिखा हुआ है नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल हैं जिनको बोला जाता है नासा छिद्र, नोस्ट्रिल नासा छिद्र, जहाँ से वायु अपने प्रवेश करेगी नाक में, यहाँ से वायु का प्रवेश होगा नोस्ट्रिल से, नासा छिद्र से। उसके बाद में नासल कैविटी जो बोली जाती है वो बोला जाता है नासा गुहा, तो नासा छिद्र। उसके बाद में अपना ये जो नासा गुहा है, इस नासा गुहा में देखो सबसे आगे जो होता है प्रघाण, कोची, और फिर होता है घ्राण। 3 पार्ट बोलते हैं इसमें, वेस्टिबुलर, कोहनी और फिर घ्राण, 3। वेस्टिबुलर में होते हैं जो रोम होते हैं, रोम के द्वारा धूल कणों को रोका जाता है। और उसके बाद में जो कोहिन भाग है ना, उसके अंदर वायु को नम बनाया जाता है, श्लेष्मा की परत। और पीछे घ्राण जो भाग होता है ना, उसमें होती है घ्राण उपकला, जो कि एक संवेदी उपकला है, सेंसरी एपिथेलियम होती है, संवेदी उपकला होती है जो गंध का ज्ञान कराती है। ये अपने नासा पथ के अंदर, नासल कैविटी में, नासा गुहा में बताया जाता है। यहाँ से वायु, धूल कणों को रोक लिया गया, वायु को नम बनाया गया श्लेष्मा के द्वारा। और फिर ग्रसनी, ग्रसनी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ पोर्शन है। और ग्रसनी में आगे की तरफ जो होती है ना, वो श्वास नली होती है, ट्रेकिया। आगे की तरफ श्वास नली, पीछे की तरफ भोजन की नली, जहाँ से भोजन को निकला जाता है। तो ये जो ट्रेकिया है, जिसको अपन बोलते हैं श्वास नली, ट्रेकिया अपनी गर्दन की लंबाई में और फिर वक्ष गुहा में जाती है। ट्रेकिया जो होती है श्वास नली, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इस ट्रेकिया की लंबाई कितनी है अभी? 12 सेंटीमीटर, जो अपने गर्दन से लेकर वक्ष गुहा में फेफड़ों तक जा रही है, ये ट्रेकिया श्वास नली। इसमें देखो ये छल्ले नजर आ रहे हैं अपने को, ये अपूर्ण वलय जो मौजूद हैं, ये जो अपूर्ण वलय इसमें मौजूद है ना, ये कार्टिलेज के बने होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। कार्टिलेज एक तो बोलते हैं अपन बोन जो कि हार्ड होती है, और एक बोलते हैं अपन मसल्स।
और एक इनकी बीच वाली स्थिति कार्टिलेज, जैसे मैंने ये बताया था एयर पिन्ना ये कार्टिलेज है, ये आगे का नाक का सिरा ये कार्टिलेज है, ऐसी ये कार्टिलेज की बने होते हैं रिंग। और ये जो जिस कार्टिलेज की रिंग बनी होती है उसे वो बोला जाता है हाइलिन कार्टिलेज, उसको नाम दिया जाता है हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन उपास्थि, हाइलिन उपास्थि के छल्ले या अपूर्ण वलय जो कि होते हैं सी आकार में। इनका काम क्या होता है, ये जो हाइलिन उपास्थि के छल्ले होते हैं ना, इनका काम है श्वास नली की शेप को बनाए रखना, श्वास नली को पिचकने से रोकना। ये जो श्वास नली है ना, वायु का मार्ग है, तो वायु के दाब के अनुसार इसकी सतह आपस में चिपक सकती है, इसको चिपकने से रोकना, इसकी शेप को बनाए रखना, वो काम होता है अपूर्ण वलय यानी इन कार्टिलेज का। तो गले की गर्दन की लंबाई में जो अपन ने बताई कार्टिलेज, वो कार्टिलेज ये जो पाई जाती हैं अपूर्ण वलय श्वास नली को पिचकने से रोकती हैं। और ये जो इसके ऊपर जो अपने श्वास नली जहाँ से शुरू होती है उसके ऊपर है लिरिंग्स, लिरिंग्स को बोला जाता है कंठ। ये चीज़ मैं यहाँ बाद में लिखा दूंगा। हाइलिन उपास्थि के छल्ले जो मैंने बताया आपको ट्रेकिया में, ट्रेकिया श्वास नली है भी 12 सेंटीमीटर की लंबाई है, और लिरिंग्स, लिरिंग्स को बोला जाता है कंठ, हिंदी में से कंठ बोलते हैं लिरिंग्स, जो कि श्वास नली के शीर्ष पे होता है। कंठ जो है ना, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, कंठ भी उपास्थियों का बना होता है। किसका बना होता है? उपास्थियों का। कंठ में, कंठ जो है वो टोटल 9 उपास्थियों का बना होता है। संख्या में कितनी होती है? 9 होती है, 6 प्रकार की, 6 प्रकार की उपास्थि होती है जो कि टोटल 9 होती हैं, उनसे बना होता है कंठ या लिरिंग्स बना होता है। और इसमें वाक्रज्जु पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ध्वनि उत्पादन की क्रिया, ध्वनि उत्पन्न होती है। जो भी अपन वो जो उपास्थि मैं लिखवा दूंगा आपको कि कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखना, कंठ कितनी उपास्थियों का बना होता है? टोटल 9 का, और प्रकार पूछेगा तो 6, ये स्थिति आती है। तो अभी तक जो मैंने बताया कि नासा छिद्र से वायु का प्रवेश, फिर नासा गुहा में, नासा गुहा में आगे अगला जो भाग है प्रगाढ़, वो वेस्टिबुलर जो प्रगाढ़ भाग है, उसके अंदर पाए जाते हैं रोम, जिनका काम है धूल कणों को रोकना। उसके बाद में कोहनी पार्ट जो है बीच वाला, उसमें श्लेष्मा की परत, और पिछला घ्राण भाग है ना, उसमें पाई जाती है घ्राण उपकला जो गंध का ज्ञान कराती है। और यहाँ से वायु को नम बनाकर आगे भेजा जाता है। ग्रसनी मैंने बताया था, ग्रसनी पाचन और श्वसन तंत्र का उपनिष्ठ भाग है। इसमें आगे की तरफ श्वास नली होती है। श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और श्वास नली के शीर्ष पे पाया जाता है कंठ, जो कि टोटल 9 उपास्थियों का बना होता है। प्रकार होती है 6 प्रकार की उपास्थि। और ये श्वास नली जो है गर्दन की लंबाई में जो अपन ने बताई, श्वास नली की शेप को बनाए रखने के लिए इसमें पाए जाते हैं हाइलिन उपास्थि की वलय। ये जो मैंने दिखाई हैं, ये हाइलिन उपास्थि की वलय इसमें पाई जाती हैं, जो इसको पिचकने से रोकती हैं। और ये वलय श्वसनी तक। अब यहाँ जाके देखो, श्वास नली है ना, वक्ष गुहा में फेफड़ों के पास जाकर 2 ब्रांच में बट गई, 2 शाखाओं में बट गई। इधर वाली तो बोल रहे हैं अपन लेफ्ट मेन ब्रोंकस श्वसनी, बाई वाली श्वसनी हो गई है, और इधर ये हो गई राइट मेन ब्रोंकस, ये हो गई दाई श्वसनी। तो श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर 2 पार्ट में बट गई, जिनको नाम दिया जाता है श्वसनी। और ये श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में जाती हैं, ये इधर और ये इधर। और श्वसनी से फिर देखो और छोटी जो बन गई श्वसनिकाएं, फेफड़ों में जाकर, ये जो श्वसनी है ना, ये फेफड़ों में जाकर और छोटे पार्टों में डिवाइड हो गई, जिनको नाम क्या देते हैं? श्वसनिकाएं। ऐसे इधर इधर दिखाया नहीं है, पर ये इधर स्थिति रहेगी। तो ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में श्वास नली, श्वास नली के बाद में श्वसनी, श्वसनी के बाद में श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाओं के बाद में कूपिका नलिका होती है, उसके बाद में होती है कूपिकीय वायुकोश, और फिर लास्ट में होती है कूपिकाएं। तो अंतिम चरण कूपिकाएं, ये जो एवेली जो बोली जाती है कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं। हमारे फेफड़ों में जो वायु कूपिकाएं होती हैं, उन वायु कूपिकाओं की संख्या दोनों फेफड़ों में, देखो फेफड़ों की स्थिति देख लो। लंग्स जो है ना अपने, पहले मैंने वायु का मार्ग बता दिया है,
श्वास नली, फिर 2 श्वसनी, फिर श्वसनिकाएं, और उसके बाद में जो अपन ने दिखा रखी है कूपिकाएं। अंतिम चरण जो है कूपिकाएं। अब हमारे जो फेफड़े हैं, पहली चीज तो वक्षगुहा में स्थित हैं, जो अपन ने बताया। देखो ये गर्दन से लेकर ये जो पार्ट है अपना, ये जो मांसल पर्दा दिख रहा है नीचे, ये मांसल पर्दा है डायफ्राम। मांसल पर्दा डायफ्राम, इसको हिंदी में बोलते हैं तनुपट, डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट है वो तो बोला जाता है वक्षगुहा, और नीचे वाला पार्ट बोला जाता है उदरगुहा। तो ये तो हो गया वक्षगुहा, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया उदरगुहा। तो ये तो बोलेंगे अपन वक्षगुहा, थोरोसिकल कैविटी गुहा, और ये डायफ्राम से नीचे वाला जो पार्ट हो गया ना, इसको नाम दिया जाएगा उदरगुहा, एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर वाला पार्ट, डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट तो हो गया वक्षगुहा, और नीचे वाला पार्ट हो गया उदरगुहा। ये जो डायफ्राम अपन ने ले लिया। अब यानी हमारे फेफड़े वक्षगुहा में दोनों तरफ स्थित हैं, बाईं और दाईं तरफ। बायां फेफड़ा जो है ना, बाएं फेफड़े में 2 पिंड होते हैं। कितने पिंड होते हैं? 2। अनुप्रस्थ काट द्वारा 2 भागों में डिवाइड होता है, 565 ग्राम। बायां फेफड़ा जो होता है, लेफ्ट लंग, ये होता है 565 ग्राम का। और दायां जो फेफड़ा है ना, राइट लंग्स, दायां जो फेफड़ा है, इसमें भी लेफ्ट लिख दिया, देखो इधर ये राइट लंग। दायां फेफड़ा है वो है 625 ग्राम का। बायां फेफड़ा कितना बताया मैंने? 565 ग्राम, और दायां फेफड़ा 625 ग्राम। बाएं फेफड़े में होते हैं 2 पिंड, इसमें बताए जाते हैं 2 पिंड बाएं फेफड़े में, और जो दायां फेफड़ा है ना, उसमें बताए जाते हैं 3 पिंड। तो बाएं फेफड़े में तो जैसे इसके अंदर का पार्ट दिखा रखा है, दाएं फेफड़े में ये स्थिति है अपने पास में, ये जो डिवाइड रहता है, और उसके बाद में इस पे तीर्यक खांची इस प्रकार से रहती है। अब इसका मतलब भार ज्यादा किसका है भाई? दाएं फेफड़े का 625 ग्राम, और बायां फेफड़ा 565 ग्राम, जो औसतन रूप से बताते हैं मनुष्य के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, बायां फेफड़ा बड़ा है और दायां फेफड़ा छोटा है, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा होगा। बायां फेफड़ा तो बड़ा और दायां फेफड़ा छोटा। कारण क्या है? डायफ्राम इधर ऊपर की तरफ रहता है, क्योंकि इधर नीचे लीवर दिखाया था अपन ने जब पाचन तंत्र पढ़ा था, डायफ्राम से नीचे लीवर, तो इधर डायफ्राम थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है। तो ये जो दायां फेफड़ा है ना, ये साइज में छोटा है, भार तो है ज्यादा और साइज में है छोटा। इसमें 2 पिंड और इसमें 3 पिंड। ये फेफड़ों से, फेफड़ों के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, मैंने बताया था अपने सभी बॉडी ऑर्गेन्स पे आवरण पाए जाते हैं। तो फेफड़ों के चारों ओर जो आवरण मौजूद है, वो आवरण जो है फेफड़ों के चारों ओर जो पाया जाता है, दोहरी परत है, ये डबल लेयर है। और ये जो डबल लेयर पाई जाती है फेफड़ों के ऊपर, ये जो डबल लेयर पाई जाती है फेफड़ों के ऊपर, इसको नाम दिया जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल झिल्ली। प्लूरल झिल्ली पाई जाती है, जो यहाँ पर पार्श्व वाली दिखा रखी है। और प्लूरल मेम्ब्रेन कल देखो अपन ने बताई थी, हार्ट के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है पेरिकार्डियम, और फेफड़ों के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको नाम देते हैं प्लूरल। प्लूरल झिल्ली पाई जाती है, दोहरी परत है, दोनों परतों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। दोनों परतों के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको नाम देते हैं प्लूरल तरल, जो कि फेफड़ों को सॉफ्ट बनाए रखता है, नम बनाए रखता है, फेफड़ों को बाहरी घर्षण से बचाता है। तो ये भी उपकलाई है, एपिथेलियम है। अपने बॉडी ऑर्गेन्स पे जितने भी झिल्लियां आवरण हैं उन सबको नाम उपकलाई दिया जाता है। तो पहली चीज जो मैंने बताई थी, वायु का मार्ग, नासा छिद्र, नासा गुहा, ग्रसनी में आगे की तरफ श्वास नली, श्वास नली के जो श्वास नली है उसके शीर्ष पे कंठ है, उसके शीर्ष पर अपन ने बताया है कंठ, जो 9 पास्तियों का बना होता है। फिर श्वास नली में 12 सेंटीमीटर की लंबाई है वक्षगुहा की लंबाई में, और इसमें उपास्तिल वलय पाए जाते हैं, अपूर्ण उपास्तिल वलय, जिनका काम है श्वास नली को पिचकने से रोकना। तो ये जो श्वास नली अपने है, इसमें जो अपूर्ण वलय मौजूद हैं वो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। और श्वास नली फेफड़ों में आकर वक्षगुहा में आकर फेफड़ों के पास 2 ब्रांच में बढ़ जाती है, जिनको बोलते हैं दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी।
दोनों आ गई, दो श्वसनी बट गई। श्वसनी अंदर जाकर फिर देखो और जो छोटी शाखाएं बन गई, श्वसनी फेफड़ों में जाकर और छोटी शाखाओं में डिवाइड हो गई, और ये जो छोटी शाखाएं बनी ना, इनको नाम दिया जाता है श्वसनिकाएं, ब्रोंकाई। इधर ये नहीं दिखाई है, इसमें देख लो। फेफड़ों के चारों ओर जो आवरण मैं बता रहा हूं, ये जो आवरण है इसको नाम दिया जाता है प्लूरल, प्लूरल झिल्ली बोलते हैं, दोहरी परत है ये। और ये जो झिल्ली होती है जो मैंने बताया प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल परत या प्लूरल झिल्ली पाई जाती है, ये दोहरी परत है। और दोनों परतों के, दोनों झिल्लियों के बीच में प्लूरल तरल भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो फेफड़ों को सॉफ्ट बनाए रखता है और घर्षण से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। बायां फेफड़ा बताया अपन ने 565 ग्राम, 2 पिंड, लेकिन लंबाई इसकी ज्यादा है। और दायां फेफड़ा 625 ग्राम, 3 पिंड, लेकिन इसकी लंबाई छोटी है, लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर ये छोटा होता है बाएं फेफड़े से। कौन सा? दायां, जो बताया जाता है। कारण क्या है? डायफ्राम का इधर ऊपर की तरफ होना। अब हमारे फेफड़ों तक वायु जो पहुंच रही है वो मार्ग अपन ने बता दिया। लास्ट वायु कूपिकाएं जो होती हैं, जहां अंतिम चरण पर वायु भरी होती है, हम मनुष्य के फेफड़ों में वायु कूपिकाओं की संख्या आंकी गई है लगभग 300 मिलियन। इसको ध्यान रखना, मनुष्य के फेफड़ों में वायु कूपिकाओं की संख्या पूछेगा तो कितनी बताओगे? लगभग 300 मिलियन आंकी गई है, और 1 मिलियन बताया था अपन ने 10 लाख। तो अब वायु कूपिकाओं तक वायु जो आती है, अब यानी हमारे फेफड़े किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो अपन ने स्ट्रक्चर देख ली, फेफड़े काम कैसे कर रहे हैं। इसको मैं इस डायग्राम के बजाय जनरली मैं मेरा डायग्राम वो बोर्ड पे वैसे बना के समझा रहा हूँ कि अपने फेफड़े किस प्रकार से काम कर पाते हैं। उसके लिए देखो, अभी जो अपन ने बताया, हमारे गर्दन से लेकर पैरों तक ये जो देह हुआ है, इसमें मांसल पर्दा, ये मांसल पर्दा अपन ने बताया डायफ्राम, तनुपट, ये अपन ने डायफ्राम बताया। और डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट जो है उसको नाम दिया जाता है थोरोसिकल कैविटी, वक्ष गुहा। इस वक्ष गुहा में दोनों तरफ फेफड़े स्थित होते हैं, जो अपन ने बताया था, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। एक बार जल्दी उसको मैं दिखा देता हूं आकार में। फेफड़े जो अपने पाए जाते हैं वो फेफड़ों की स्थिति क्या है? बायां फेफड़ा और ये दायां फेफड़ा। देखो ये वाला जो बायां फेफड़ा है, यहां से थोड़ा सा इसमें नोच होती है, थोड़ा सा यहाँ पर। कारण क्या है? हमने जो हार्ट पढ़ा था, ह्यूमन हार्ट जो है वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा बाईं तरफ पाया जाता है, थोड़ा सा बाईं तरफ पाया जाता है। अगर ये कलर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं वापस एक बार इसी से बना देता हूं। ये तो बायां फेफड़ा, जिसमें यहां से थोड़ी नोच है, कारण है हृदय का दबाव। और ये दायां फेफड़ा, शंकुआकार आकार में होते हैं फेफड़े। फेफड़े का आकार कैसा है होता है भाई? शंकु आकार। और हमारे फेफड़ों तक वायु का मार्ग जो अपन ने बताया, ये श्वास नली, और श्वास नली से फिर 2 शाखाएं जिनको अपन ने बताया श्वसनी, और श्वसनी फेफड़ों में जाकर फिर बन जाती है श्वसनिकाएं। यहां जाकर और जो अपन ने बताई श्वसनिकाएं जो बन जाती हैं, श्वसनिकाएं, ब्रोंकाई। श्वसनिकाएं। अब हमारे फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना, हमारे फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं? फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना डिपेंड करता है जहां ये स्थित हैं। किस में स्थित हैं भाई? वक्ष गुहा में, उसके आयतन पर। फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना किस पर निर्भर करता है? वक्ष गुहा के आयतन पर। वक्ष गुहा के आयतन पर डिपेंड करता है। आयतन का मतलब है जगह, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। यानी हमारे फेफड़ों की मांसपेशियां काम नहीं करती हैं, फेफड़ों में मांसपेशियां खुद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर रही, बल्कि फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना डिपेंड करता है इन पर पड़ने वाला दबाव। फेफड़ों पे जो दबाव बनेगा उसी के अनुसार उनमें संकुचन और फैलाव होता है। अब फेफड़ों पे दबाव कैसे बनेगा वो डिपेंड करता है कि जिसमें ये स्थित है, यानी वक्ष गुहा में।
उसका आयतन। अगर वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़ों पे दबाव बढ़ेगा, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों पे दबाव हटेगा। अब वक्ष गुहा का आयतन कम ज्यादा कैसे होगा? इसमें मेन रोल तो रहता है इसका डायफ्राम का। डायफ्राम जो कि मांसल पट है इसका, जिसमें फ्रेनिक मसल्स बोली जाती हैं। डायफ्राम की जो मसल्स हैं, कौन सी मसल्स बोली जाती हैं भी? फ्रेनिक मसल्स। कल ध्यान देखो, कल वाली क्लास में मैंने जब रुधिर वाहिनी लिखवाई थी तो ध्यान दो, मैंने एक लिखवाया था डायफ्राम की मसल्स को, मांसपेशियों को रुधिर पहुंचाने वाली धमनी, तो नाम लिखवाया था फ्रेनिक धमनी, जो सबसे छोटी धमनी भी लिखवाई थी अपन ने, याद आया? तो फ्रेनिक मसल्स होती हैं डायफ्राम की। डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स का मूवमेंट कैसे होता है? जैसे इस डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स में होगा संकुचन होगा, तो ये डायफ्राम जो अपने को गुंबदाकार दिख रहा है ना, डोम शेप दिख रहा है, धनुषाकार दिख रहा है, ये संकुचित होकर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। यानी इसकी स्थिति ये हो जाती है, फ्लैट हो जाता है, ये स्थिति हो जाती है इसकी, संकुचित होकर ये नीचे जाता है। तो डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स में जैसे ही संकुचन हुआ, डायफ्राम बताओ किधर गया? नीचे की ओर गया, फ्लैट हो गया। और फ्लैट हुआ तो डेफिनेटली यहाँ की जगह बढ़ रही है। कहाँ की जगह बढ़ रही है भाई? वक्ष गुहा की जगह बढ़ रही है। दूसरा, इसके अलावा दूसरा वक्ष गुहा के आयतन को कम ज्यादा करने में जो मूवमेंट होता है वो होता है अंतरापरशुक पेशियां। मैंने नाम बोला है अंतरापरशुक पेशियां, इंट्राकोस्टल मसल्स, और ये होती है हमारी पसलियों के बीच में, रिब्स के बीच में। हमारी रिब्स की क्या स्थिति है? हमारी जो पसलियां पाई जाती है, वक्ष गुहा को सुरक्षा देने का काम पीछे मेरुदंड से निकल कर आती है और पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर आगे आकर जुड़ती हैं। वक्ष गुहा को घेरे हुए अपने पाई जाती है 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ध्यान रखना, कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी, 12 पेयर रिब्स मौजूद हैं जो इसको घेरे हुए पाई जाती है। हार्ट को और लंग्स को सुरक्षा को भी देने का काम है। उनकी स्थिति कैसी है? देखो, अपन पढ़ते हैं कि बोन के अंदर एक हड्डी जो अपने आगे की ओर स्वतंत्र हड्डी बोली जाती है, उस हड्डी को नाम दिया जाता है, यहाँ पर सामने की ओर पतली हड्डी होती है और नीचे की तरफ तो श्वास ना लिए। देखो, ये जो हड्डी मैं बता रहा हूँ, पतली हड्डी जो होती है, इसको नाम देते हैं स्टर्नम। क्या नाम लिखा बताओ मैंने? स्टर्नम बोन, स्टर्नम अस्थि बताया है। ये सामने की ओर होती है और पसलियां जो पीछे से मेरुदंड से आ रही है 12 जोड़ी, वो पसलियां इस पर आकर जुड़ती हैं। तो जैसे पहली जोड़ी पसली दिखाई मैंने, दूसरी दिखाई, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, मैंने दिखा दिया है 7 जोड़ी पसली। 7 जोड़ी जो पसलियां हैं ना, वो सीधी की सीधी स्टर्नम पर आकर जुड़ रही हैं। 7 जोड़ी जो पसलियां हैं वो सीधी किस पर जुड़ रही है भाई? स्टर्नम पर जुड़ रही हैं। 7 जोड़ी जो पसली मैंने दिखाई। तो हमारे जो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है ना, रिब्स, उन रिब्स की स्थिति 3 प्रकार से है। 12 जोड़ी जो पसलियां पाई जाती हैं उनकी स्थिति 3 प्रकार से है। 7 जोड़ी जो पसली हैं, 7 जोड़ी जो पसली हैं वो सीधे स्टर्नम पर आकर जुड़ रही हैं आगे की तरफ। पीछे से तो सबकी सब मेरुदंड से आ रही हैं, आगे की तरफ ये सीधे स्टर्नम से जुड़ रही हैं और ये पसलियां कहलाती हैं सत्य पसलियां। ये हैं फर्स्ट से लेकर 7th पेयर, फर्स्ट से लेकर 7th पेयर। और ये कौन सी है? जो सीधे स्टर्नम पर जुड़ी हैं, सीधे स्टर्नम पर जुड़ना। ये तो पहली हो गई सत्य पसलियां, ट्रू रिब्स। तो अभी जो मैंने दिखाई 7 जोड़ी पसलियां जो सीधे स्टर्नम पर आकर जुड़ रही हैं, उसके बाद में नंबर 2, दूसरी जो मैं बता रहा हूं, उनको नाम दिया जाता है अर्धसत्य।
आदि सांची, अर्धसत्य पसलियां, अर्धसत्य पसलियां। और ये अगली 3 जोड़ी हैं 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 जोड़ी। देखो इनकी स्थिति क्या है, दूसरी जो मैं बता रहा हूं ना अर्धसत्य, ये जो पसलियां मैंने दिखाई 12 जोड़ी पसलियों में से 7 तो सीधे स्टर्नम पर जुड़ रही है, वो तो हो गई सत्य पसलियां। अगली जो 3 है, अगली 3 की स्थिति क्या है, अगली 3 की स्थिति 8, 9, 10, 8, 9 और 10। बताओ अगली 3 जोड़ी जो पसलियां हैं वो स्टर्नम पर आई या 7वीं जोड़ी पसली पर जाके जुड़ी। अगली 3 जोड़ी पसलियां सीधे स्टर्नम पे नहीं जा रही, बल्कि किस पर जुड़ रही है, 7वीं जोड़ी पसली पर जुड़ना। तो अगली जो 3 है ना, वो 3 जो है वो अर्धसत्य कौन सी है भाई, जो कहां जुड़ रही है, 7वीं जोड़ी पसली पर जुड़ना, पसली पर एक साथ जुड़ना। तो ये ऐसी हैं जो तीनों सीधे स्टर्नम पे नहीं जा रही, बल्कि तीनों एक साथ मिलकर 7वीं जोड़ी पसली पर जाकर जुड़ रही हैं, 7वीं जोड़ी पसली पर जुड़ रही हैं। अब लास्ट की बच गई 2, तीसरा वर्ग जो बोलते हैं उनको बोलते हैं प्लावी, फ्लोटिंग रिब्स, प्लावी पसलियां, प्लावी पसलियां या मुक्त पसलियां इनको बोला जाता है। इनको मुक्त पसलियां क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मुक्त रूप में पाई जाती हैं। कैसे मुक्त रूप में, यानी आगे की ओर। ये पसलियां ऐसी हैं जो आगे की ओर कहीं नहीं जुड़ती, ये आगे की तरफ से मुक्त रहती हैं। तो इनकी स्थिति ये है, लास्ट की जो दोनों पसलियां हैं ना, उनकी स्थिति ये है कि आगे से मुक्त है, कहीं नहीं जुड़ रही। तो बताओ कितनी जोड़ी पसलियां बताई मैंने पसलियां बताई हैं आपको टोटल 12 जोड़ी। शुरू की 7 जोड़ी सीधे स्टर्नम पर जुड़ रही है, 8, 9, 10 तीनों एक साथ मिलकर 7वीं जोड़ी पसली पर जुड़ रही है, और लास्ट की 2 आगे से मुक्त हैं। इस तरह से टोटल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ये जो मैंने बताई 3, सत्य सीधी जुड़नी 7 जोड़ी, अर्ध सत्य जो एक साथ मिलकर 7वीं पर जुड़ रही हैं, और लास्ट की 2 प्लावी पसलियां। ये हैं भाई कौन कौन सी, ये है नंबर 10 और 11, सॉरी 11 और 12, 11वीं और 12वीं जोड़ी। तो टोटल 12 जोड़ी हो गई। ये आगे से मुक्त है, अगले सिरे से ये मुक्त हैं, कहीं पर नहीं जुड़ रहे हैं। अब मैंने बताया कि फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना डिपेंड करता है किस पर, वक्ष गुहा का आयतन। और वक्ष गुहा का आयतन कम ज्यादा करना मेन रोल होता है उसमें डायफ्राम का। डायफ्राम की पेशी कौन सी होते हैं, फ्रेनिक मसल्स। और साथ में दूसरा नाम बोला मैंने अंतरापरशुक पेशियां। अंतरापरशुक पेशियों को बताने के लिए मैंने पहले आपको बताया है पसलियों को। पसलियां अपने होती हैं 12 जोड़ी, जिनको 3 वर्गों में बांटा जाता है। शुरू की 7 जोड़ी सत्य पसलियां जो सीधे स्टर्नम पर जुड़ती हैं, अगली 8, 9, 10 अर्ध सत्य जो एक साथ मिलकर 7वीं पे जुड़ती हैं, और लास्ट की 2 प्लावी पसलियां जो आगे से मुक्त होती हैं। अब ये जो पसलियां है ना, ये तो बोन है, इनका मूवमेंट कराने के लिए मसल्स पाई जाती हैं, और इनका मूवमेंट कराने के लिए जो मसल्स पाई जाती है ना, वो इन पसलियों के बीचों बीच पाई जाती हैं, दोनों तरफ से पसलियों के बीचों बीच मौजूद हैं। क्योंकि ये पसलियों के बीच में पाई जाती हैं, ये जो मसल्स हैं ये पसलियों के बीच में हैं, तो ये होती हैं 11 जोड़ी। 12 जोड़ी पसलियां इनके बीचों बीच मौजूद हैं, तो ये 11 जोड़ी हैं। और पसलियों के बीच में तो इनको नाम दिया जाता है अंतरापरशुक पेशियां। अंतरापरशुक पेशियां शॉर्ट में बोलते हैं ICM, इनको बोला जाता है इंट्राकोस्टल मसल्स। अंतरापरशुक पेशियां ध्यान रखना किसके बीच में पाई जा रही है, पसलियों के बीच में। और ये पसलियों को बीच जोड़ने का काम करती हैं, 11 जोड़ी पाई जाती हैं। ये दोनों तरफ से जोड़ी में पाई जा रही है ना, तो एक तो पसलियों के बाहर की तरफ और एक पाई जाती है पसलियों के अंदर की तरफ। तो इनकी 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो बाह्य ICM और एक आंतरिक ICM।
एक तो बोलते हैं बाह्य आईसीएम और एक बोली जाती है आंतरिक आईसीएम। यानी एक तो वो है जो पसलियों के बाहर की तरफ पाई जाती है और एक वो है जो पसलियों के अंदर की तरफ पाई जाती है। अब वापस से सुनो, मैंने बताया फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना डिपेंड करता है वक्ष गुहा का आयतन। वक्ष गुहा के आयतन को कम ज्यादा करने में मेन रोल किसका, जो मूवमेंट कराती है पसलियां, उनमें दो आती हैं मांसपेशियां, वो दो प्रकार से, एक तो डायफ्राम की पेशियां फ्रेनिक और एक पसलियों के बीच में पाई जाने वाली अंतरापरशुक पेशियां आईसीएम। आईसीएम जो है वो दो प्रकार से होते हैं, एक तो बाह्य आईसीएम और एक आंतरिक आईसीएम, एक तो पसलियों के बाहर की तरफ, एक पसलियों के अंदर की तरफ। अब मूवमेंट जो होता है, देखो जैसे ही फ्रेनिक मसल्स में संकुचन होता है ना, फ्रेनिक मसल्स में संकुचन होता है तो डायफ्राम जो गुंबदाकार होता है वो फ्लैट हो जाता है, समतल हो जाता है, यानी डायफ्राम किधर चला गया, नीचे। आप समझो, जब ये मूवमेंट होता है ना फ्रेनिक मसल्स का संकुचन, तब संकुचन होता है बाह्य आईसीएम में। तब संकुचन किस में हो रहा है, बाह्य आईसीएम। बाह्य आईसीएम का मतलब जो पसलियों के बाहर की तरफ है, और जैसे इनमें संकुचन होगा, बाह्य आईसीएम में संकुचन होगा, ये पसलियों को बाहर की तरफ खींचेंगी, इधर पार्श्व में खींचेंगी, बाहर की तरफ ऊपर की तरफ उठेंगी, तो स्टर्नम और पसलियां सीधे के ऊपर की तरफ आती हैं, बाहर की तरफ आती हैं, बाहर इधर भी बाहर की तरफ निकलती हैं। तो बताओ, डायफ्राम तो चला गया नीचे, डायफ्राम गया नीचे और पसलियां स्टर्नम ऊपर की बाहर की तरफ आया, तो वक्ष गुहा का रिजल्ट क्या निकला, वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, फेफड़ों को स्पेस मिला, दाब हटा उन पे से, दाब हटा तो फेफड़े क्या हुए, प्रसारित, एक्सपेंस हुए। और जैसे ही फेफड़े फैलेंगे, प्रसारित होंगे, तो उनमें दाब कम हो जाएगा, तो वायु जो है वो फेफड़ों की कूपिकाओं में प्रवेश करेगी, श्वास मार्ग से वो वायु फेफड़ों में जाएगी। वापस से रिपीट कर रहा हूं, डायफ्राम की फ्रेनिक पेशियों में संकुचन का मतलब है डायफ्राम फ्लैट होकर नीचे चला गया। जब ये मूवमेंट होता है, साथ में मूवमेंट होता है बाह्य आईसीएम का। बाह्य आईसीएम पसलियों को बाहर की तरफ खींचती हैं, ये दोनों आ गया, तो स्टर्नम पसलियां ऊपर उठ रही हैं। इससे रिजल्ट ये निकलता है कि वक्ष गुहा जहां फेफड़े स्थित है वहां का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो फेफड़ों पे दबाव क्या हो जाता है, कम, फेफड़ों का प्रसार होता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसको बोला जाता है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब है वायु का फेफड़ों में प्रवेश। इनहालेशन जो बोला जाता है, इनहालेशन का मतलब है वायु फेफड़ों में गई। अब देखो, वायु जो हमारे फेफड़ों में गई, तो मैंने कल बताया था श्वास में वायु फेफड़ों में जा रही है, तो वायु का संगठन अपन क्या बोलते हैं, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2 और गैस, जैसे इसमें आए, मैंने अपन ने 3 नाम लिए, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2। तो जो वायु है वो फेफड़ों में जा रही है। अब जस्ट इसके बाद में अपोजिट जो स्थिति है, अब होगा डायफ्राम की फ्रेनिक मसल में शिथिलन। शिथिलन का मतलब ढीला पड़ना, और जैसे शिथिलन होगा तो डायफ्राम वापस अपनी जगह पर आएगा। डायफ्राम की फ्रेनिक पेशियों में हो गया शिथिलन, शिथिलन से डायफ्राम वापस अपनी जगह पर आ गया। बताओ, डायफ्राम जैसे ही ऊपर आया वापस अपनी जगह पे आया, और जब ये शिथिलन होता है ना, तब मूवमेंट किसका होता है, आंतरिक आईसीएम का संकुचन। अब देखो, यहां तो एक ही मसल्स हैं फ्रेनिक, एक बार उनमें संकुचन होगा, एक बार शिथिलन होगा। और अंतरापरशुक पेशियां दो प्रकार की हैं, बाह्य और आंतरिक, एक्सटर्नल आईसीएम और इंटरनल आईसीएम। जब डायफ्राम की पेशियों में संकुचन होता है तब वहां संकुचन किसका हुआ, बाह्य आईसीएम का। जब यहां शिथिलन हुआ ना, लेकिन वहां संकुचन ही होगा, लेकिन किसका, आंतरिक का संकुचन, और बाह्य का शिथिलन हो जाएगा। जैसे ही आंतरिक आईसीएम का संकुचन होगा, वो पसलियों को किधर खींचेंगी, अंदर की तरफ। अब देखो, पहले मैं ये दिखा रहा था ये, अब ये स्थिति, तो अब इसका मतलब पसलियां अंदर की तरफ जा रही हैं, डायफ्राम ऊपर आ रहा है, शिथिल होता है। तो डायफ्राम ऊपर आया, पसलियां अंदर गई, रिजल्ट क्या निकलेगा, थोरोसिकल कैविटी जो है, वक्ष गुहा है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, आयतन घटेगा। और वक्ष गुहा का आयतन घटेगा तो दबाव किस पर पड़ेगा, फेफड़ों पर, फेफड़ों पे दाब बढ़ेगा, फेफड़े दाब बढ़ेगा तो संकुचित होंगे, और अब वायु दाब, आंतरिक दाब बढ़े हुए होने के कारण बाहर की तरफ आएगी। वो बोला जाता है उच्च श्वसन, एक्जालेशन। तो एक तो इनहालेशन, एक एक्जालेशन, वायु का बाहर आना। और वायु फेफड़ों से बाहर आएगी तो फेफड़ों में जो वायु गई और बाहर आई, उसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है।
फेफड़ों में जो वायु गई मैंने बताया 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2। लेकिन जब वायु फेफड़ों से बाहर आती है ना, ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन तो वही 78%, तो हमारे फेफड़ों में नाइट्रोजन जो जाती है वो तो घूम फिर के देख कर आ जाती है भाई इसके फेफड़े कैसे हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने कि श्वास के दौरान कौन सी गैस के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आंसर क्या दोगे, नाइट्रोजन। मेन एक्सचेंज जो होता है अपने फेफड़ों में वो होता है O2 और CO2 का। अब 78% नाइट्रोजन गई, वही बाहर आ गई। ऑक्सीजन गई कितनी, 21%, जो वायु के संगठन के अनुसार बाहर आती है 16%। तो ये मत समझना कि बाहर वायु आई तो उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही है, उसमें भी आती है, 16% ऑक्सीजन आती है। और CO2 गई तो 0.03%, बाहर आई 4%। ये संगठन में परिवर्तन आया। और कुछ मात्रा में जलवाष्प भी बाहर आती है, जब वायु को अपन छोड़ते हैं ना बाहर, तो जलवाष्प भी बाहर आती है। उस जलवाष्प, तो इसका ये ध्यान रखना, हमारे शरीर से जल का जो त्याग है, यूरिन के रूप में, मल के साथ, पसीने के रूप में, और श्वास क्रिया में भी जल का त्याग होता है। श्वास क्रिया में जलवाष्प के रूप में जल बाहर निकाला जाता है। और ये जो जलवाष्प बाहर आती है ना, गर्मियों में तो देखो अपन इसको ऐसे देख नहीं पा रहे हैं। सर्दियों में अपन क्या देखते हैं, जैसे बच्चों के नोट करो एक बार, बचपन का ही अपना देखो, ध्यान दो। बचपन में जैसे ही सर्दी होती थी ज़्यादा, तो अपन इस तरह से करते थे, देख मेरा इंजन ज़्यादा धुआं फेंक रहा है। ये इंजन की धुआं कहाँ से आई भाई, अरे इंजन आ रहा है क्या अंदर से कोई, वो क्या है, वो जलवाष्प ही तो है, वाटर वेपर है। सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर डाउन रहता है, बताओ बॉडी से जो वाटर वेपर आई उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा है ना, लेकिन बाहर जैसी ठंडी वायु के ठंडी होती है, बाहर वायु आती है, वो संघनित होकर वाष्प के रूप में दिखाई देती है। तो सर्दियों में अपन इसको देख पाते हैं। तो फेफड़ों से भी जल वाष्प का निष्कासन होता है, तो ये ध्यान रखना अपने को। तो हमारे फेफड़ों की क्रियाविधि अपन ने बताई। अब एक बार वापस से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो चीज़ मैंने बताई इसमें मैंने अपने श्वसन तंत्र की स्ट्रक्चर देखी थी कि हमारे श्वास का जो मार्ग है, नासा छिद्र से वायु का प्रवेश, नासा गुहा में मैंने बताया आगे की तरफ जो प्रगाण है वेस्टिबुलर, उसमें रोम पाए जाते हैं जो धूल कणों को रोकते हैं। बीच वाला जो कोहनी भाग है उसके अंदर श्लेष्मा की परत है, वायु को नम बनाती है। पीछे वाला घ्राण भाग है, घ्राण भाग के अंदर पाई जाती है घ्राण उपकला जो गंध ज्ञान कराती है। और फिर यहाँ से वायु नम होकर जाती है ग्रसनी से अपनी आगे की तरफ श्वास नली। श्वास नली के शीर्ष पर होता है कंठ, जो कि टोटल 9 उपास्थियों का बना होता है, प्रकार होती है 6। और कंठ में वाक रज्जु वोकल क्रोड हैं, वो भी उपास्थि हैं, उनमें वाइब्रेशन से साउंड होता है। नर में एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव से, जो कि अपन जनन हार्मोन बोलते हैं, उनके प्रभाव से वाक रज्जु मोटे होते हैं, तो उनकी प्रबलता अधिक होती है, तारत्व कम, इसलिए पुरुष की आवाज़ भारी होती है। और महिला में एंड्रोजन के महिला और बच्चों के अंदर ये वाक रज्जु पतले होते हैं। वाक रज्जु पतले होने की वजह से तारत्व ज़्यादा और प्रबलता कम, इसलिए पुरुष की आवाज़ भारी होती है, महिला की आवाज़ कैसी होती है भाई, पतली होती है। इस तरह से स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ से वायु फिर श्वास नली में जाती है। श्वास नली की लंबाई बताई अपन ने 12 सेंटीमीटर। श्वास नली में अपूर्ण जो वलय होते हैं सिंहाकार में, ये होते हैं हाइलिन उपास्थि के वलय, जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। और श्वास नली और श्वसनी, इनकी आंतरिक सतह श्लेष्मा उपकला द्वारा आवृत रहती है, जिसको नाम दिया जाता है स्यूडोश्लेष्मा, कूटस्त्रिक कशाभिक स्तंभाकार उपकला, PSCCGE शॉर्ट में बोला जाता है उसको। तो वो अभी लिखवा दूंगा उसको। उसके बाद में श्वसनिकाएं फेफड़ों में जाकर और लास्ट पहुंचती है वायु कूपिकाओं के अंदर। हमारे फेफड़ों में, मनुष्य के फेफड़ों में वायु कूपिकाओं की संख्या आकलन किया गया है लगभग 300 मिलियन। हमारे दोनों फेफड़ों की बात करें तो बायां फेफड़ा 565 ग्राम है, 2 पिंड, और दायां फेफड़ा 625 ग्राम, 3 पिंड। लेकिन साइज इसकी छोटी होती है क्योंकि इधर डायफ्राम ऊपर की तरफ होता है, बड़ा साइज बड़ी होती है किसकी, बाएं फेफड़े की। फेफड़ों का फैलना, फेफड़ों के चारों ओर दोहरी परत प्लूरल झिल्ली के बीच में जो तरल भरा होता है उसे प्लूरल तरल कहा जाता है। ये फेफड़ों को घर्षण से बचाता है और फेफड़ों को नम बनाए रखता है। इसके बाद में फेफड़े कैसे काम करते हैं, उसके लिए अपन ने क्या बताया
कि फेफड़ों का फैलना सिकुड़ना डिपेंड करता है वक्ष गुहा के आयतन पर। वक्ष गुहा का आयतन कम ज्यादा करने में मेन रोल तो है डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स का, साथ में अंतरापरशुक पेशियां। डायफ्राम की मसल्स फ्रेनिक और पसलियों के बीचों बीच जो पाई जाती है अंतरापरशुक, जो दो प्रकार से होती है, बाहरी और आंतरिक। जब इसमें संकुचन होता है तब बाह्य आईसीएम में संकुचन होता है, तो डायफ्राम तो जाता है नीचे, पसलियां स्टर्नम आते हैं बाहर, और इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, फेफड़ों पे दबाव हट जाता है, कम हो जाता है, फेफड़े प्रसारित होते हैं, वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, अंतःश्वसन, इनहालेशन। जैसे ही इसमें शिथिलन होगा, आंतरिक आईसीएम में संकुचन होगा, ऐसी स्थिति में डायफ्राम ऊपर आता है, पसलियां अंदर की तरफ जाती हैं, और ऐसी स्थिति में वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों पे दबाव बढ़ता है, तो वायु फेफड़ों से बाहर आती है, जिसको अपन बोलते हैं उच्च श्वसन, एक्सहालेशन। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। वायु के जाने से फेफड़े फैलते हैं या फेफड़ों के फैलने से वायु जाती है? वायु के जाने से फेफड़े फैलते हैं या फेफड़ों के फैलने से वायु जाती है? बताओ। अब जाने तो हम ये देखते हैं कि सर अपन वायु खींचते हैं तब फेफड़े फैलते होंगे। अच्छा चलो एक काम करो, 200 मीटर एक बार जोर से दौड़ लगाओ, आधा किलोमीटर लगाओ, और उसके बाद में रुको। अब तुम खींच रहे हो या अपने आप खींच रही है? अब ये जो मूवमेंट चल रहा है ना, पसलियां ऊपर नीचे हो रही है, हमें थोड़ी दिख रहा है, लेकिन अपन दौड़कर जब बैठते हैं, कपड़े हटाओ तुरंत, फिर देखो देखे मूवमेंट क्या हो रहा है। तो ध्यान रखना, फेफड़ों के फैलने से वायु अंदर जाती है, न कि वायु के जाने से फेफड़े फैलते हैं। तो ये चीज जो मैंने बताई, फेफड़ों की क्रियाविधि किस प्रकार से चल रही है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो अपन नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं नोट करवा रहा हूं, मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। इसमें देखो, बायां फेफड़ा अपन बताते हैं 565 ग्राम, और इसमें होते हैं 2 पिंड। दायां फेफड़ा 625 ग्राम, और इसमें होते हैं 3 पिंड। ठीक है, ये स्थिति है। उसके बाद में फेफड़ों की स्थिति अपन बताएंगे वक्ष गुहा में। बाईं व दाईं तरफ स्थित, और फेफड़ों का आकार तो बताएंगे अपन शंक्वाकार पाए जाते हैं। फेफड़ों के चारों ओर आवरण तो वो बताते हैं अपन प्लूरल झिल्ली, प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है दोहरी परत। और यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है अपने को, दोनों प्लूरल झिल्ली के मध्य प्लूरल तरल भरा होता है। दोनों प्लूरल झिल्ली के बीच में क्या भरा होता है भाई? प्लूरल तरल भरा होता है, जो फेफड़ों को नम बनाए रखता है, ये इसका काम होता है। प्लूरल तरल जो होता है, इसी में देखो अपन एक शब्द सुनते हैं प्लूरेसी। प्लूरेसी क्या है?
बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ जाती है। प्लूरल तरल बढ़ेगा तो फेफड़ों में सूजन बोलते हैं, सामान्य भाषा में बोलते हैं फेफड़ों में पानी भर गया। तो प्लूरल तरल का जमाव, प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ जाना, उसको प्लूरेसी कहते हैं। प्लूरेसी, प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ जाना, प्लूरल तरल की मात्रा बढ़ जाना, उसको प्लूरेसी बोला जाता है। ये तो अपन ने फेफड़ों की बाहरी स्थिति बताई कि फेफड़े कहाँ पाए जा रहे हैं, फेफड़े का आकार कैसा है, फेफड़ों पे पाई जाने वाली झिल्ली और उनका भार जो अपन ने अलग अलग बताया। उसके बाद में अगला अपन जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, फेफड़ों की क्रियाविधि। फेफड़ों की जो क्रियाविधि अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, श्वास क्रिया। श्वास क्रिया फेफड़ों की क्रियाविधि। श्वास क्रिया फेफड़ों की क्रियाविधि, और इसमें अपन ने बताया दो स्थिति। एक तो बताया अपन ने अंतःश्वास, जिसको बोला जाता है इनहालेशन, एक बोलते हैं उच्छ्वास, जिसको अपन बोलते हैं एक्सहालेशन। अब इसको जनरली वर्ड में देखो, एक अपन बोलते हैं इनहेलर, जैसे विक्स इनहेलर लेते हैं अपन, जैसे नाक बंद रहता है तो अपन इनहेलर लगा कैसे करते हैं। तो इनहालेशन क्या हो गया भाई, वायु का प्रवेश फेफड़ों में जाना, और एक्सहालेशन अपन एक अपने रसोई वगैरह में बोलते हैं एग्जास्ट लगा। एग्जास्ट क्या होता है, बाहर की तरफ निकालना। तो इनहालेशन और एक्सहालेशन जो अपन बता रहे हैं, अंतःश्वास और उच्छ्वास, ये प्रोसेस जो होगा ये किस प्रकार से होगा। अपन ने बताया था कि ये जो श्वसन की क्रियाविधि है ना फेफड़ों की, ये डिपेंड किस पर कर रही है, फेफड़ों के खुद की तो मांसपेशियां, मूवमेंट कुछ है नहीं, फेफड़ों की मांसपेशियों में कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है वायु कूपिकाओं से सीधे विसरण विधि से। यहाँ डिपेंड कर रहा है वक्ष गुहा के आयतन पर, और वक्ष गुहा के आयतन पे मेन काम कर रही है डायफ्राम की फ्रेनिक पेशी और पसलियों के बीच में पाई जाने वाली अंतरापरशुक पेशी। तो यहाँ जो पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि पहला सबसे पहला काम क्या होगा अभी, फ्रेनिक पेशियों में संकुचन। अब ध्यान रखना फ्रेनिक पेशी किसकी है, डायफ्राम की, और साथ में बाह्य आईसीएम में संकुचन। फ्रेनिक पेशियों में संकुचन, बाह्य आईसीएम में संकुचन, और ये प्रोसेस जैसे हुआ रिजल्ट क्या निकला, डायफ्राम चपटा यानी नीचे की ओर, प्लस पसलियां व स्टर्नम बाहर की ओर गति करना। तो डायफ्राम तो चपटा हुआ, फ्लैट हुआ, कारण नीचे की ओर चला गया संकुचन से, और पसलियां स्टर्नम की तरह गई बाहर की ओर, ये इधर गति कर गई। और ये जैसे ही हुआ, बताओ ये प्रोसेस होते ही क्या हुआ, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा फेफड़ों पर दबाव हटने से फेफड़ों का प्रसार, फेफड़ों का प्रसार
यानी फैलना, और फेफड़े जैसे ही फैलेंगे वायु का फेफड़ों में प्रवेश, वायु का फेफड़ों में प्रवेश। वापस से देखो, फ्रेनिक पेशियों में संकुचन, बाह्य आइसियम में संकुचन, दोनों से क्या हुआ, डायफ्राम तो नीचे की ओर जाकर चपटा हो गया, पसलियां स्टर्नम बाहर की ओर आ गई, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, फेफड़ों पर दबाव हटा, फेफड़ों का प्रसार, वायु का फेफड़ों में प्रवेश, ये स्थिति हुई। अब प्रवेशित वायु का संगठन, फेफड़ों में प्रवेशित, फेफड़ों में प्रवेशित वायु का संगठन। अगर फेफड़ों में प्रवेशित वायु का संगठन देखें, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2, ये गई है। जो वायु है, वायुमंडल में जो वायु है वही तो फेफड़ों में गई ना, उसकी ये स्थिति है अपने पास में। ये तो हुआ कौन सा भाई, अंतः श्वसन। अब अगर अपन उच्च श्वसन को देखें तो ये जो होगा, इसी का कंपैरिजन करके चलते हैं। बताओ, वहां फ्रेनिक पेशियों में संकुचन, यहां क्या होगा, फ्रेनिक पेशियों में शिथिलन, और फ्रेनिक पेशियों में जब शिथिलन होगा, साथ में वहां बाह्य आईसीएम, यहां कौन से आ जाएंगे भाई, आंतरिक आईसीएम, और यहां आंतरिक आईसीएम में क्या दिखाएंगे अपन, संकुचन। तो यहां क्योंकि आईसीएम दो प्रकार से है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। एक बार बाहर वाली में संकुचन होता है तो पसलियां बाहर की तरफ आती हैं, एक बार अंदर वाली में होता है तो पसलियां अंदर की तरफ जाती हैं। और जब ये दोनों चीज हुई तो रिजल्ट क्या निकला, डायफ्राम पुनः ऊपर, डायफ्राम वापस अपनी जगह पर आ गया, और पसलियां व स्टर्नम की किधर की ओर गति होगी, बताओ, अंदर की ओर गति, अंदर की ओर गति, यानी पसलियां और अंदर, स्टर्नम अंदर की तरफ गए। और इससे रिजल्ट क्या निकला, वहां वक्ष यहां वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया, कम हो गया, वक्ष गुहा का आयतन कम होना। और वक्ष गुहा का आयतन कम हुआ तो बताओ फेफड़ों पर क्या होगा, फेफड़ों पर दबाव बढ़ना, फेफड़ों पे दबाव बढ़ना, फेफड़ों पर दबाव बढ़ने से फेफड़ों का सिकुड़ना, फेफड़ों का सिकुड़ना। और जैसी ये स्थिति होगी, जैसी स्थिति होगी, फेफड़ों से वायु का निष्कासन, यानी फेफड़ों से वायु बाहर आएगी। और ये जो वायु बाहर आएगी ना, इसकी स्थिति क्या होगी, फेफड़ों से वायु का निष्कासन हुआ, निष्कासित वायु का आयतन अगर अपन पूछेंगे कि फेफड़ों से निष्कासित जो हुई वायु, उसका संगठन अगर पूछा जाए, निष्कासित वायु का संगठन, तो ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऑक्सीजन 16%, 21% फेफड़ों में गई, 16% बाहर वापस आई, और 4% CO2, और कुछ मात्रा में जल वाष्प, कुछ मात्रा में क्या आ रही है भाई, वाटर वेपर, जल वाष्प, ये निकल कर आती है, जो अभी मैंने बताया था। तो इस तरह से अपन ने जो डिस्कशन किया कि किस तरह से हमारी श्वास क्रिया चल रही है, जिसको अपन ने दो तरह से डिवाइड किया है फेफड़ों की क्रियाविधि को, श्वास क्रिया, फेफड़ों क्रिया, अंतः श्वास और उच्च श्वास। अंतः श्वास है वायु का फेफड़ों में प्रवेश,
और उच्च श्वास है वायु का फेफड़ों से वायु का बाहर आना। तो ये चीज बताई, फ्रेनिक पेशियों में संकुचन, फ्रेनिक पेशियों में शिथिलन, बाह्य आयसीय में संकुचन, आंतरिक आयसीय में संकुचन। यहाँ डायफ्राम नीचे की ओर गया, स्टर्नम पसलियां बाहर की ओर आई, वहां डायफ्राम ऊपर की ओर आया, पसलियां अंदर की तरफ गई। इससे वक्ष का आयतन बढ़ा, वहां वक्ष का आयतन कम हुआ। वक्ष का आयतन बढ़ा तो दबाव घट गया, दबाव हटा तो फेफड़ों में वायु का फेफड़ों में प्रवेश हुआ। यहाँ पर दबाव बढ़ने से फेफड़ों का सिकुड़न हुआ तो फेफड़ों से वायु का निष्कासन हुआ। अब फेफड़ों से जो वायु निष्कासित हुई, फेफड़ों से जो वायु निष्कासित हुई उसकी, ये तो प्रवेशित वायु और ये निष्कासित वायु, और इन दोनों का कंपैरिजन करके अपन ने देख लिया किस तरह से स्थिति आ रही है फेफड़ों में। ये जो अपन ने डिस्कशन किया कि वायु फेफड़ों में वायु किस प्रकार से काम कर रही है। उसके बाद में देखो श्वास दर का मापन किया जाता है अभी स्पाइरोमीटर। श्वास दर का मापन किससे किया जाता है? वक्ष गुहा का आयतन, श्वास दर, इनका मापन सारा होता है स्पाइरोमीटर के द्वारा। और ये जो श्वास दर होती है वयस्क में सामान्यतः ये बताई जाती है अभी 16 से 20 प्रति मिनट। ध्यान रखना, कई तो हृदय की जो धड़कन है ना 72 को श्वास दर बता देते हैं, तो एवरेज रूप से औसतन हो गई है 18, औसतन 18 प्रति मिनट। नंबर 2, अगर ये पूछा जाए अधिकतम तो फिर बताओगे आप 44 प्रति मिनट, और अगर ये पूछा जाए न्यूनतम तब आप बताओगे 10 प्रति मिनट। श्वास दर जो अपन ने बताए वयस्क में सामान्य रूप से कितनी होती है? 16 से 20, औसतन 18 बोलते हैं, अधिकतम 44 और न्यूनतम होती है 10 प्रति मिनट। ये जो स्थिति बताई जाती है। उसके बाद में देखो श्वास दर जो अपन ने बता दी, एक जो श्वास दर के बाद में अब फेफड़ों में वायु जा रही है, बाहर आ रही है, उस वायु की अगर स्थिति को देखें तो अपन एक पॉइंट पढ़ते हैं। कल अपन ने पढ़ा था हृदय का ज्वारीय आयतन, क्या बताया था अपन ने? हृदय का ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम जो अपन ने पढ़ा था, हृदय का ज्वारीय आयतन अपन ने पढ़ा था कि एक धड़कन में या एक बार में हमारे हार्ट से कितना रुधिर बाहर धमनियों में प्रसारित हो रहा है या प्रवाहित हो रहा है, 70 ml बताया था। फेफड़ों का ज्वारीय आयतन, अब फेफड़ों की ज्वारीय आयतन का मतलब क्या है? सामान्य अंतः श्वसन या उच्च श्वसन। जैसे अभी विश्राम अपन लेटे हुए, तो ऐसी स्थिति में कितनी वायु अपने फेफड़ों में जा रही है या कितनी बाहर आ रही है। तो फेफड़ों का जो ज्वारीय आयतन होता है वो होता है 500 ml। फेफड़ों का ज्वारीय आयतन कितना है भाई? 500 ml। ध्यान रखना, हृदय का पूछेगा तो 70 ml और फेफड़ों का ज्वारीय आयतन पूछेगा तो 500 ml। और इसका मतलब क्या है कि सामान्य श्वास क्रिया में एक बार में फेफड़ों में प्रवेशित या निष्कासित वायु का आयतन, ये फेफड़ों का ज्वारीय आयतन है। एक आता है अंतः श्वसन पूरक आयतन, अंतः श्वसन पूरक आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, अंतः श्वसन पूरक आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अंतः श्वसन पूरक आयतन का मतलब क्या है? बलपूर्वक, यानी ये जो ज्वारीय आयतन है ना, इसके अलावा बलपूर्वक यानी ऐच्छिक पेशियों के द्वारा बलपूर्वक हमारे फेफड़ों में प्रवेशित वायु का आयतन, वो है कौन सा भाई? अंतः श्वसन पूरक आयतन। जैसे अपन प्राणायाम करते हैं तो इस तरह से जो वायु अपने फेफड़ों में बलपूर्वक, सामान्य जो बताया श्वास क्रिया वो चल रही है 500 ml, इसके अलावा बलपूर्वक फेफड़ों में प्रवेशित वायु का आयतन वो है अंतः श्वसन पूरक आयतन, और इसका औसतन मान लिया जाता है 3000 ml। औसतन जो बोला जाता है वो 3000 ml।
तो पहला मैंने बताया ज्वारीय आयतन, वो तो है सामान्य श्वास क्रिया में कितनी वायु फेफड़ों में एक बार में गई बाहर आई। और दूसरा बताया मैंने अंतः श्वसन पूरक आयतन की बलपूर्वक अपन एक बार में फेफड़ों में किस वायु का कितना प्रवेश करा रहे हैं। एक आता है उच्च श्वसन पूरक आयतन, उच्च श्वसन पूरक आयतन ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या एक्जालेशन रिजर्व वॉल्यूम, वो हो गया इनहालेशन रिजर्व वॉल्यूम। अब बिल्कुल इसके अपोजिट इसको बोलेंगे कि बलपूर्वक हम फेफड़ों से कितनी वायु को बाहर निकाल पा रहे हैं, सामान्य ज्वारीय आयतन के अलावा, सामान्य श्वास क्रिया के अलावा कितनी बल, सामान्य उच्च श्वसन के अलावा बलपूर्वक फेफड़ों से निष्कासित वायु का आयतन। और इसका मान औसतन बताया जाता है 1100 ml। ये औसतन ये बताई जाती है, ये स्थिति। तो जितना अपन पे दबाकर बलपूर्वक निकालकर ले आए। एक आता है अवशेषी आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी आयतन, अवशेषी आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम। और अवशेषी आयतन का मतलब क्या है, जैसे आपने फेफड़ों से उच्च श्वसन पूरक आयतन 1100 ml निकाल दिया बलपूर्वक, इसके बाद में हमारे फेफड़ों में कितनी वायु शेष रह गई, यानी वो वायु तो वायु कुपिकाओं में रहती ही है, तो वो अवशेषी रूप में है। ये ऐसी वायु है जो सामान्य अपनी जब श्वास क्रियाएं चल रही है उनमें भी कोई काम नहीं आ रही, ये तो हमेशा वायु कुपिकाओं में अवशेष के रूप में मौजूद रहती है। और इसका मान बताया जाता है 1200 ml। कितना बताया जाता है अभी? 1200 ml। तो बताओ अवशेषी जो आयतन है वो क्रियात्मक श्वसन में काम आ रहा है क्या? वो क्रियात्मक श्वसन में नहीं काम आ रहा। तो यहाँ से मैं दो चीज एक मैंने बताया ज्वारीय आयतन, सामान्य श्वास क्रिया में एक बार में कितनी वायु फेफड़ों में जा रही है, बाहर आ रही है। दूसरा अंतः श्वसन पूरक आयतन, सामान्य अंतः श्वसन के अलावा बलपूर्वक अब एक बार अपन कितनी वायु को अंदर ले रहे हैं। उच्च श्वसन पूरक आयतन, सामान्य उच्च श्वसन के अतिरिक्त बलपूर्वक कितनी वायु को बाहर निकाल रहे हैं फेफड़ों से। और एक बता रहा हूं अवशेषी आयतन, वो है 1200 ml। अब दो चीजों में बता रहा हूं, वो बता रहा हूं मैं, एक तो फेफड़ों की कुल क्षमता और एक जो विटाल कैपेसिटी जैविक क्षमता, मनुष्य के फेफड़ों की जैविक क्षमता, ये है विटाल कैपेसिटी। और विटाल कैपेसिटी में शामिल है EV प्लस IRV और प्लस ERV, ये तीनों चीज क्रियात्मक रूप से जो काम आ रही है। तो 500 प्लस 3000 और प्लस 1100, तो ये 4600 ml, ये फेफड़ों की विटाल कैपेसिटी मानी जाती है, जैविक क्षमता मानी जाती है। ध्यान रखना, धूम्रपान से जैविक क्षमता घटती है, धूम्रपान से जैविक क्षमता क्या हो जाती है भाई? घट जाती है। तो ये हमारे फेफड़ों की क्रियात्मक रूप से जो जैविक क्षमता है। एक पूछा जाता है, सॉरी, एक जो बोला जाता है टोटल लंग कैपेसिटी, कुल फुफ्फुसीय क्षमता, कुल फुफ्फुसीय क्षमता, इसको बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब जाहिर है इसमें ये और शामिल हो जाएगी, कौन सी? अवशेषी वाली। क्रियात्मक रूप से तो ये हो गई जैविक क्षमता, फिर अवशेषी और शामिल हो जाएगी। तो विटाल कैपेसिटी और प्लस RV, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अवशेषी आयतन को इसमें और जोड़ दें, या ये कह सकते हैं कि TV प्लस IRV और प्लस ERV और प्लस RV, तो ये हो गया 4600। भाई यहां से यहां तक जो मान हो गया वो तो कितना हो गया? 4600 और प्लस 1200 ml अवशेषी, तो ये टोटल हो गया 5800 ml वायु। ये हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता, कुल फुफ्फुसीय क्षमता। तो फेफड़ों की क्रियाविधि अपन ने डिस्कस की, फेफड़े हमारे कैसे काम कर रहे हैं, फेफड़ों की संरचना, फेफड़ों का में वायु का आदान प्रदान, श्वास दर, उसके बाद में फेफड़ों की वायु जो है अलग अलग, वो मान अपन ने बताए।
इसके बाद में कोशिकीय श्वसन, हमारे कोशिकाओं में जाकर ऊर्जा का, एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।